हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी छात्रों को मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको पता ही हुआ कि आपका सेंटअप एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कितने स्कूल में 15 नवंबर से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटअप एग्जाम प्लस मेन बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है मैथ के सब्जेक्ट में, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं दोस्तों दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को बताऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में और प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो छठा नंबर प्रश्न है वो कई बार पूछा जा चुका है और यह प्रश्न प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप एक बार नहीं दो बार पढ़िएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप दो बार पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार क्वेश्चन पढ़ने से उसका आंसर हमें नहीं मिल पाता है। अगर हम क्वेश्चन दो बार रिपीट कर देते हैं तो जो हमें सस्पिशन रहता है वो भी दूर हो जाता है और प्लस हम उस क्वेश्चन का हमें आंसर भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो पहली बार पढ़ते हो तो बहुत ही फास्ट पढ़ते हो तो एक दो वर्ड छूट जाता होगा। अगर आप दूसरी बार पढ़ते हो तो छोटा हुआ अंक हमें फिर प्राप्त हो जाता है, उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग एक एक क्वेश्चन को दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी कि सबसे पहले आप लोग दोस्तों समझिएगा कि जो घटना की प्रायिकता होती है वो मतलब कि जीरो या जीरो से बड़ा या फिर एक या एक से छोटा, यानी कि जीरो ले लीजिए और जीरो से बड़ा ले लीजिए और उधर एक लीजिए या फिर एक से छोटा लीजिए। यानी कि जीरो हो सकता है 0.1, 0.2, ऐसे करके 1 तक ले हो सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं हो सकता और ना ही जीरो से कम हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर में दिया 2/3, अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव कुछ कुछ मिलेगा, यानी कि यह प्रायिकता है। और जो सी नंबर में है ये भी 0.7 है, ये भी एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है, ये भी प्रायिकता है। और 15% है, इसको हम लोग अगर भाग देंगे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो ये भी 0 दशमलव कुछ कुछ मिलेगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.5, वो माइनस में दिया है और आपको पता ही होगा कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता। ये तो जीरो से छोटा हो गया, तो जीरो से छोटा यानी कि माइनस में है, तो माइनस में प्रायिकता का काम नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर होगा, यही प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। एक सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक आपको बताना है कितना होगा, उसका मौसक कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी मतलब कि एक भाज्य सबसे छोटा और सबसे छोटा अभाज्य संख्या उसका मौसक कभी भी मौसक उसका क्या होता है, यानी कि एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, कभी भी उसका एचसीएफ क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए वायर यानी कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है को खींचकर 4 सेमी व्यास वाले तार बनाया गया है, तार की लंबाई है। तो सबसे पहले ये जो 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में स्प्रिंट दिया है। ठीक है, 4 mm होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर की जगह पर 4 mm होना चाहिए। ठीक है, तो 4 यहाँ पर mm रख कर बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ए वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि उसका व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, इज मेड बाई पुलिंग ए मेटोलिक क्यूब, यानी कि उसको मतलब खींच कर मतलब कि 1 सेंटीमीटर साइड मतलब कि उसकी भुजा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि आपका जो तार है उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मतलब कि प्रत्येक घन की भुजा यानी कि 1 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, घन का आयतन घन का आयतन ले लीजिए, घन का आयतन इक्वल टू क्या ले लीजिए, जो खींचकर तार बनाया गया है तो बेलन के रूप में है, तो बेलन का आयतन ले लीजिए, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो यहाँ पर घन का आयतन यानी कि 1 सेंटीमीटर है, तो एक का एक रख लीजिएगा, आर का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, व्यास से mm में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, और आराम से आप इंच यानी कि इंच लंबाई का ही काम करेगा, तो आराम से आप इंच यानी कि लंबाई का मान निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा तो मिलेगा 100/पाई, यानी कि ऑप्शन मिलेगा आपका ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या मिलेगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद करना होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 + tan स्क्वायर निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये माइनस में tan है, उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो आप लोग इसी पर टिक लगाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों त्रिकोणमिति का आपको फार्मूला टोटल याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का फार्मूला से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 10th में मैथ के एक ऐसा ही चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें आपको मतलब कि जो उसका फार्मूला होता है वहीं से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिणामों का अनुपात होगा, उनके परिमापों का अनुपात। यहाँ पर परिमाप का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, जब परिमाप का अनुपात पूछेगा तो उसका आंसर वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3:4 दिया है, तो आंसर में भी होगा 3:4। अगर बाय द वे अगर परिमापों के जगह पर अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल पूछ दे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लेकिन वही पूछ रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपको चूज करना है कौन इसमें से अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11वां प्रश्न पूछे जा रहा है, ठीक है। तो वही संख्या होगा अभाज्य जो अपने आप के अंक से ही कटे, बल्कि दूसरे किसी भी अंक से न कटे। तो यहाँ पर बी नंबर में 23 दिया, 23 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, बल्कि केवल अपने आप से ही कटेगा, इसलिए आपका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कम से कम आपको एक पेज लग जाएगा, ठीक है। बाय द वे यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछना चाहिए या फिर 2 नंबर में, लेकिन यह क्वेश्चन 1 नंबर में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर याद रखिएगा डायरेक्टली कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर फाइनली क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। आंसर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, डी नंबर 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2πr से हम लोग क्या करते हैं, 4πr कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4πr कर देते हैं। तो 4πr हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो πr², तो यहाँ पर परिधि को 2π से 4π बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल भी 4π बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी 4π बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना होगा। क्षेत्रफल भी क्या होगा दोस्तों, 4 गुना ही होगा, यानी कि आपका आंसर इसका मिलेगा डी नंबर, 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मूल बिंदु का नियामक यानी कि उसका निर्देशांक 0,0 होता है। याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन का आता है x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल द ग्राफ ऑफ x = -5 भी, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो x के समानांतर होगा या फिर y के समांतर होगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो इसका आंसर बताऊंगा y के समांतर होगा। कैसे, क्योंकि एक ओरिजिन ऐसे होता है, तो ओरिजिन में ये माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला होता है, ठीक है। और ये भी प्लस वाला होता है, ये y अक्ष हो गया, ठीक है, और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -5 यहाँ पर है, तो ये -5 किसके समानांतर है, इसके समानांतर है। ये वाला इसके समानांतर है, ये वाला इसके समानांतर, यानी कि x और y आपस में एक दूसरे के समानांतर है। तो -5 है, तो यानी कि y अक्ष के समानांतर ही होगा, तो आंसर बी नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है
दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का कितने अधिकतम हल संभव है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको तो पता ही होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब ये मान दे दे तो उसका अनगिनत हल संभव होता है। उसका अनगिनत हल यानी कि अनंत हल संभव होता है, इनफाइनाइट मैनी, यानी कि उसका मान अनगिनत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का पद दिया है 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। ठीक है, यानी कि ए बराबर आपका मिलेगा 1 और डी बराबर मिलेगा 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और एन का मान 88 दिया है और आपको एन का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस फार्मूला से रखकर आप एन का मान निकालिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एन का मान निकालिएगा दोस्तों तो कितना मिलेगा, तो जो आंसर मिलेगा वहाँ पर देखिए तो सी नंबर में 30 दिया है तो आपका आंसर यही मिलेगा, 30 मिलेगा। एन का मान कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। यानी कि आपको यहाँ पर अंक नहीं देखना है बल्कि आपको मतलब कि उसका चिन्ह देखना है। तो याद रखिएगा ऐसे ओरिजिन होता है और ओरिजिन में जो चिन्ह होता है, यहाँ पहलका में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस और इसमें क्या होता है माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है। तो देखिएगा माइनस माइनस तीसरा में है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो तीसरा में है तो तीसरा यहाँ पर देखिए तृतीय यहाँ पर लिखा गया सी नंबर में, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अंतिम प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अंतिम प्रश्न कहता है टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। कॉस 60 का क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 का दी होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। तो 2 से 4 दो बार में कटेगा तो फाइनली 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे मिलेगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर मिलेगा 19 का। ठीक है, तो 1/2 देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग 19 के आगे अगर आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम के साथ भी बहुत छात्र जुड़ चुके हैं, बस आप ही केवल बाकी है। जाइए टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन रहिए, टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ में दोस्तों ज़्यादातर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए रखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें संदेश पहुंचा दीजिए कि सर हमें इसके नेक्स्ट वाले वीडियो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा।